मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले होली की छुट्टी होने के कारण आप लोगों की क्लास लगभग एक हफ्ते नहीं चल पाई थी। इसके लिए थोड़ा खेद है। आज से हम लोगों का क्लास नियमित रूप से चलेगा। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। आज शब्द शक्ति। इसके पहले हम लोगों ने देशज विदेशज शब्द पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखते हैं शब्द शक्ति। हाँ, शब्द शक्ति में हम लोग आइए पहले आज देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति पहले होती क्या है, सबसे पहले हम यही समझेंगे। शब्द वही जिसकी शक्ति महसूस हो शब्द से। जैसे हमने आपसे कुछ कहा, तो जैसे हमने आपसे कहा क्या आप इलाहाबाद चलेंगे, तो अगर आपने हाँ कर दिया तभी हमको लगेगा हाँ का मतलब ये शक्ति है। इसका मतलब आप जो है हाँ कह दिए, इसका मतलब चलेंगे। अभी आप अगर कह देते कि नहीं, तो आपके शब्द में भी शक्ति है। नहीं का मतलब ये हो जाएगा कि आप नहीं चलेंगे। इसी तरीके से शब्द शक्ति को पहचानने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर में शब्द शक्ति है क्या। तो शब्द शक्ति की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं। इसके पहले शब्द शक्ति को आप ये समझिए कि शब्द की शक्ति वही है जिससे शब्द पता चले। जैसे आप देखिए महाभारत में शब्द ही था जो महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ बना था तो वहीं दुर्योधन जब जाता है तो वहां पर इस तरीके से बनाया हुआ रहता है कि वहां देखने पर लगता है पानी है, जहां पानी रहता है वहां पानी नहीं दिखता है, और जहां पानी नहीं रहता है वहां पर पानी दिखता है। तो दुर्योधन जाता है, उस तरीके से वह घटना तो आपको पता ही है। द्रौपदी के शब्द जो है वही उसको चुभ जाते हैं, शब्द दुर्योधन को चुभ जाते हैं। तो वही जो है वो ईर्ष्या के कारण जो है महाभारत का युद्ध शुरू होता है। तो शब्द आप देखिए, आप अपने जीवन में शब्द का चयन जो है बहुत साधारण ढंग से करिए, क्योंकि एक शब्द कभी भी किसी के दिमाग में एक बार अगर बैठ जाएगा, आप बार बार कहते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दैनिक जीवन में अगर एक शब्द दिमाग में घुस गया कि हाँ ये शब्द गलत है, तो हो सकता है आजीवन आपसे वो नाता टूट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने शब्द का चयन जो भी करिए, खासतौर से आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये समझना चाहिए शब्द का चयन जो है सही ढंग से करें, कहाँ किस तरीके से शब्द को करना है। तो वही इसी तरीके से एक भारतेंद्र जी की पंक्ति आती है। पंक्ति क्या है, हाँ, पढ़े फारसी बहुविधि हाँ तऊ भय खराब। मतलब फारसी पढ़े थे तब भी खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, जैसे पानी खटिया तर रहो और पूत मरे तव आप। इसका अर्थ भारतेंद्र जो की पंक्ति है, इसका अर्थ ये है कि जो है जल जो है चारपाई के नीचे रखा गया था, बेटा कहीं कमाने गया था, उसको आप फारसी शब्द आप पता चल गया, लेकिन घर आया उसके पिता को नहीं पता था कि आप का अर्थ पानी होता है। वो आप चिल्लाता रहा, अंत में मर गया, उसको पानी नहीं मिल पाया। तो इसीलिए आप शब्द का चयन ऐसे करिए जिससे नॉर्मल शब्द आपकी समझ में आए और दूसरे के भी समझ में आए। तो आज हम लोग शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द शक्तियां तो पता ही है। शब्द शक्ति पहले अभिध्या, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां हैं। शब्द शक्ति से आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया शब्द या पद में जो अर्थ छिपा रहता है, अर्थात हमने आपसे बताया कि एक शब्द होगा उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, वही आपको बताना होता है। तो वही शब्द शक्ति है। जैसे हमने कहा पद, शब्द या पद में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शब्द शक्ति होती। अर्थ छिपे हुए अर्थ को जो हमारे सामने ले आते वही शब्द शक्ति होती है। दूसरा बहुत साधारण सा है, जैसे शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति होता है। तो हमने आपसे क्या बताया, हमने बताया शब्द और अर्थ का संबंध शब्द शक्ति होता है। तो हम देखते हैं शब्द शक्ति के बारे में एक उदाहरण आता है। एक उदाहरण क्या, एक पंक्ति है जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, वही हम लोग देखते हैं। अभी हमने आपसे बताया शब्द शक्ति होता क्या है। शब्द शक्ति वही होता है शब्द या पद में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने के लिए जिस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है वही शब्द शक्ति है। दूसरा, ये थोड़ा दूसरा वाला आसान शब्दों में है, शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति होता है।
यहाँ देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध जहां पर होगा वहीं पर शब्द शक्ति होगा। जैसे हमने आपसे बताया, हमने आपसे कहा कमल, तो कमल कहने से आपको एक कमल दिख जाता है। कमल दिख क्या जाता है, कमल का प्रारूप जो है आपके दिमाग में समझ में आ जाता है कि इस शब्द से क्या हो सकता है। तो यही शब्द की शक्ति है। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं, एक आती है पंक्ति जो है देव जी की पंक्ति आती है, जिसे हम देखते हैं। देव जी की पंक्ति क्या है, अविद्या उत्तम काव्य है, ये देव की है। हाँ, अविद्या उत्तम काव्य है, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। हमने आपसे बताया पंक्ति क्या है, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। और उसके बाद दूसरी पंक्ति है अधम व्यंजना। हमने आपसे क्या दूसरी पंक्ति बताया, अधम व्यंजना, अधम व्यंजना रस बिरस, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यही पंक्ति है, उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन। हाँ, यही है, यही एक ये आया हुआ। पर आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया ये पंक्तियां किसकी हैं। सीधे सीधे आप उदाहरण देखेंगे खरने चक्र में या यूथ में देखेंगे तो यही है। अविद्या उत्तम मतलब अविद्या शब्द शक्ति जो है वो उत्तम है, उसके बाद लक्षणा है, फिर उसके बाद व्यंजना है। तो हमको यहीं से पता चल जाता है कि शब्द शक्तियों के कितने प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। तो हमको यहाँ से पता चल गया कौन कौन सी शब्द शक्ति है। 3 शब्द शक्ति है, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां देव की हैं। किसके बारे में कहा गया, शब्द शक्ति के बारे में कहा गया। ठीक, आइए हम देखते हैं इसके बाद शब्द शक्ति कौन कौन सी होती है। हम लोग देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यहाँ पर देखते हैं, इसके 3 रूप हो जाते हैं। यहाँ से 3 रूप हो जाएंगे। पहला हो जाएगा अभिधा, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा लक्षणा, और तीसरा हो जाएगा व्यंजना। हाँ, हमने आपको बताया पहला अभिधा हो जाएगा, दूसरा लक्षणा हो जाएगा और तीसरा व्यंजना हो जाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम वाच्यार्थ भी कह सकते हैं, और उसके बाद इसे लक्ष्यार्थ, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे व्यंग्यार्थ। इसे व्यंग्यार्थ भी कह सकते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया, हमने बताया आपको कि शब्द शक्तियों के 3 प्रकार होते हैं, एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी को या मुख्या भी कह सकते हैं। हाँ, अभिधा को मुख्या भी कह सकते हैं, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखें कि शब्द शक्ति क्या देखे हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा देखे हैं, फिर शब्द शक्तियां कितनी होती हैं। तो शब्द शक्तियां 3 होती हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति को देखेंगे, फिर लक्षणा को और फिर व्यंजना को देखेंगे। आइए पहली शब्द शक्ति हम अभिधा को देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। हमने आपसे बताया था 3 शब्द शक्ति है, एक पहली अभिधा है और दूसरी लक्षणा है और तीसरी व्यंजना है। तो हम लोग एक दिन में एक ही देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, तो आराम से धीरे धीरे देखेंगे। हम आपसे बताएं अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जो सीधे सीधे ऐसे समझिए जिसका अर्थ हमें सीधे सीधे पता चल जाए, उसमें कोई लक्षण या व्यंजित न हो, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे देखिए, हमने आपसे बताया काव्य या वाक्य में जहां पाठक या श्रोता सुनकर या पढ़कर लोक प्रसिद्ध अर्थ समझ लें, उसे
अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हमने यही पहले बताया था आपसे इसके पहले कि जो पाठक या श्रोता पढ़कर या सुनकर जिससे उन्हें सीधा अर्थ प्राप्त हो जाए, अर्थ समझ में आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। आइए आचार्य मम्मट के अनुसार हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है अभिधा शब्द शक्ति की। तो साक्षात सांकेतिकम यो अर्थम अभिधत्ते सहवाचिका, ये आचार्य मम्मट का है। साक्षात सांकेतिकम यो अर्थम अभिधत्ते सहवाचिका आचार्य मम्मट का है, आचार्य मम्मट की परिभाषा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, जिससे साक्षात अर्थ हमें प्राप्त हो जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हाँ, दूसरी बात हम आपसे बताएं, दूसरी बात आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, पहली परिभाषा हमने आचार्य मम्मट की बताया, दूसरी परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। हाँ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। जैसे अभिधा तो आप जानते थे अभिधा मेन है, लेकिन अगर देखा जाए तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसका क्या नाम है, तो मुख्य या इसी को आप अग्रिमा भी कह सकते हैं। हाँ, मुख्य या अग्रिमा आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा शब्द शक्ति को कहा है। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं। हाँ, अगली परिभाषा है आचार्य भट्टनायक की। हाँ, अगली परिभाषा है किसकी है, आचार्य भट्टनायक की। ठीक, हम देखते हैं आचार्य भट्टनायक। हाँ, आचार्य भट्टनायक। हाँ, इनकी परिभाषा क्या है, ये क्या कहें अभिधा शब्द शक्ति में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ये परिभाषा आपसे परीक्षा में टीजीटी या पीजीटी में जरूर पूछी गई है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कहे हैं भट्टनायक, रस की अनुभूति कराने में, यहाँ देखते हैं रस की अनुभूति कराने में, रस की अनुभूति कराने में, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, शब्द शक्ति ही प्रधान है। हाँ, हमने आपसे बताया। हाँ, आचार्य भट्टनायक के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति क्या है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, आचार्य भट्टनायक के अनुसार। हमने इसके पहले आपको बताया था मुख्य या अग्रिमा आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया है। हाँ, अब देखिए पहचान के नियम, अभिधा शब्द शक्ति को अगर हम देखें, पहचान कैसे हम करेंगे कि इसमें पहचान में अगर हम देखें अभिधा शब्द शक्ति में, तो हमें यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर हम देखें जहां पर पहचान में यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां दिखे, अलंकार जहां पर दिखे, जहां पर हो या दिखे, जहां पर हो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। हमने अभिधा शब्द शक्ति होती है। हाँ मित्रों, देखिए हमने आपसे बताया, हाँ पहचान में इसके पहले हमने बताया रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, आचार्य भट्टनायक के अनुसार। इसके पहले अभिधा शब्द शक्ति को मुख्य या अग्रिम आचार्य विश्वनाथ ने बताया है। फिर अभिधा शब्द शक्ति के कुछ पहचान के नियम है, जैसे शाश्वत अर्थ, जैसे एक शाश्वत जो एक ही अर्थ जिसका हो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। पहचान में आप देख लीजिए जहां पर यमक अलंकार दिखे और उत्प्रेक्षा अलंकार दिखे तो आपको मानकर चलना है 95% वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक, हाँ, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में एक उदाहरण और देखते हैं, एक परिभाषा और देखते हैं किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगली परिभाषा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम आपसे बताएं, आचार्य
शुक्ल के अनुसार, हाँ, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार परिभाषा क्या है, आप इसको देखिए, बिंबानुभूति। ये देखिए, बिंबानुभूति, बिंबानुभूति या दृश्य ग्रहण, या दृश्य ग्रहण ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बिंबानुभूति या दृश्य ग्रहण ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक, हाँ, ये परिभाषा। इसके बाद आइए हम एक एक उदाहरण देखते हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। हाँ, हाँ, आइए मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों, हम लोग अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला क्या है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राज थी, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। यहाँ आपको सीधे सीधे अर्थ मिल रहा है। यहाँ पर ना तो लक्षित हो रहा है और ना हो तो व्यंजित हो रहा है। तो दिवस का अवसान समीप था अर्थात शाम होने वाली थी, गगन था कुछ लोहित हो चला। लोहित मतलब जब शाम को देखिए सूर्यास्त जब होने लगता है तो आसमान कुछ लाल टाइप का, सूर्य जो है लाल तरह के दिखना शुरू हो जाते हैं। तरु अर्थात वृक्ष की शिखाओं पर अब राजती। देखिए जब शाम होने लगता है तो ऐसा महसूस होता है हमको कि ऊपर से एक वृक्ष के ऊपरी भाग पर सूर्य स्थित है, ऐसे शाम को हमको महसूस होता है। तो वही इसमें बताया है, तरु शिखा पर अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। बल्लभ यहाँ पर दो अर्थ हो जाएगा। एक देखिए, एक बल्लभ का अर्थ पति हो जाएगा और दूसरा बल्लभ का अर्थ सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ कमलनी अर्थात शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तो सूर्यास्त जब हो जाता है तो फूल जो है वो बंद हो जाता है, उसके अंदर जो भ्रमर रहता है वो बंद रहता है। सुबह सूर्य जब प्रकाशित होता है, सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तब वो उससे बाहर निकल पाता है। यही इसमें बताया गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राज थी, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। प्रभा का अर्थ किरण हो जाएगा, बल्लभ सूर्य और पति दोनों दो अर्थों में आपको देखा जाए तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्रभा का अर्थ किरण हो जाएगा और बल्लभ का दो अर्थ हो जाएगा, एक सूर्य हो जाएगा और दूसरा पति हो जाएगा। तो यहाँ सूर्य, बल्लभ का अर्थ यहाँ सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो पुष्प खिल जाता है, भ्रमर जो अंदर रात में शाम को बंद हुए रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यही इसमें बताया गया है। ठीक, अगला दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर, हाँ, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये बात भी शाश्वत या सही लग रही है, जैसे अभिधा शब्द शक्ति में किसी के द्वारा कही हुई या नीति वचन भी ये अभिधा शब्द शक्ति में ही होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि बड़ा या छोटा कोई कार्य आप कीजिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए कि हाँ हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर बिना विचारे यदि आप कोई काम कर देते हैं तो कभी कोई अच्छा उसका परिणाम नहीं होगा। कभी कभी हमारा बिना विचार करने से यदि काम कर लेते हैं तो गलत हो जाता है, जो हमको आजीवन भर उसको भोगना पड़ता है या समस्याएं आती रहती हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करिए थोड़ा सोच समझकर, एक दो दिन जैसे भी समझ में आए, बिना सोचे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? इन दोनों में अभिधा शब्द शक्ति होगी। इसलिए अभिधा शब्द शक्ति होगी क्योंकि हमने देखा कि सीधे सीधे दोनों के अर्थ निकल जा रहे हैं। तो मित्रों ये दो उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं, अगले उदाहरण को हम देखते हैं जो हम लोग
काफी बचपना से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया करिए, हम धीरे से आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। ठीक, हम अगला देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण जो आप लोग और कहीं छंद का उदाहरण है, आप लोग इसको चाहे कमेंट में बता सकते हैं कि छंद का कौन सा उदाहरण है। ठीक, हाँ, हमने आपको बताया हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हमने आपसे क्या बताया? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हाँ, पहला उदाहरण है, आप देखेंगे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। क्योंकि ये किसी के द्वारा लग रहा है कही हुई वचन है, या यहाँ पर सीधा अर्थ निकल रहा है कि हे प्रभु आनंद के दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र हमारे सारे दुर्गुणों को आप जो है दूर हमसे कीजिए। यही इसका अर्थ है। अगला देखते हैं। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पंक्ति है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। हाँ, यहाँ क्या है, हमने आपसे बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर, उसी से है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इसमें यही देखते हैं, एक पत्थर तोड़ने वाली वो देखते हैं वो कि पत्थर तोड़ रही है, उसे वो इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं। यहाँ भी आपको सीधे अर्थ जो है प्राप्त हो जा रहा है। तो मित्रों, हम लोग आज 3-4 उदाहरण देखे हैं अभ्यय शब्द शक्ति के, और अभ्यय शब्द शक्ति के बारे में कुछ परिभाषा और कुछ देखे हैं। तो आज आपको अभ्यय शब्द शक्ति के बारे में बताएंगे, कल जो है लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताएंगे। हमने आपसे बताया है शब्द शक्ति 3 प्रकार की है, पहली अवध्या, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्ति है। तो सबसे पहले हमने अभ्यय शब्द शक्ति को आज पढ़ा है। अभ्यय शब्द शक्ति में क्या होता है कि यमक और रूपक अलंकार पहचान के लिए, जहां पर यमक और रूपक अलंकार मिले वहां पर अभ्यय शब्द शक्ति हो जाती है, और सीधे अर्थ जहां पर हमें प्राप्त हो या नीति वचन हो, आप्त वाक्य जो हो, वो हमें अभ्यय शब्द शक्ति में ही मिलता है। अगर ये सब आपको जिस शब्द शक्ति में मिल रहे हैं तो हमें अभ्यय शब्द शक्ति में जान लेना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हम घर से आए हैं, थोड़ा थके भी हैं। कल जो है लक्षणा और परसों व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ाकर फिर आगे व्याकरण में हम विराम चिन्ह पर आएंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।